Hello बच्चों, how are you? I hope you will be the fine. Let's begin our chapter. ये वाला चैप्टर हमने स्टार्टिंग में क्या कर लिया था? स्टार्टिंग से हमने ये कर लिया था. अभी हमने क्या करा था? स्टार्टिंग से हमने ये लैंड के बारे में पढ़ा था. हाँ, लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था. इसकी कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें हमने पढ़ी थी. अभी ये आगे का और लैंडस्लाइड्स के बारे में बताया था. अगर आपने फर्स्ट वीडियो ना देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं. वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. अगर आप जैसे कई बार ये होता है कि हिंदी इंग्लिश, लेकिन उसमें अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं, हाँ, तो तभी आपके लिए वो बेनिफिशियल है. क्यों? क्योंकि स्पेलिंग से तो मतलब जो स्लाइड्स है वही तो इंग्लिश में है ना. जो समझाया जा रहा है वो तो हिंदी में है, तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं. इंग्लिश में तो हाँ, लेकिन इंग्लिश में भी क्या, हमें जो वर्ड होते हैं, कई बार हमें ये जो वर्ड होते हैं हमें पता होने चाहिए ना थोड़े बहुत. ऐसा तो नहीं है कि भाई, क्योंकि आज के टाइम पे अगर वैसे ना कुछ भी ना करें लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश की इम्पोर्टेंस तो है ना. तो थोड़ी बहुत हमें, इंटरनेशनल लैंग्वेज है एक, ये तो हमें उससे उससे रिलेटेड, भाई ये हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो हमें थोड़ी बहुत आनी चाहिए, हमें वर्डिंग का वो नॉलेज होनी चाहिए. तो बस इसलिए यही. चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं. ये जैसा कि आप देख रहे हैं सॉइल. हाँ, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. सॉइल होता क्या है, सॉइल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे. देखो सॉइल जो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है तो आप देख सकते हैं. ओके सॉरी. द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. मीन सॉइल क्या होती है? मिट्टी वो होती है कि जैसे कोई सरफेस है, ज़मीन है, उसके ऊपर जो दानेदार जो चीज़ें होती हैं. मतलब मिट्टी आपने देखी है ना, ढेले ढेले से होते हैं छोटे छोटे मिट्टी के, तो वो क्या है? वो मिट्टी कहलाती है. सरफेस के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर थोड़े थोड़े ग्रेनी क्या होता है? ग्रेन होता है, गेहूँ होता है. तो गेहूँ ज़्यादा ही छोटा होता है, लेकिन ये मिट्टी के ढेले गेहूँ की तरह, तो वो क्या कहलाती है? वो मिट्टी कहलाती है. ऊपर का जो पतले सा जो लेयर होता है वो हमारी सॉइल कहलाती है. ठीक है, मतलब मिट्टी वो कहलाती है. इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड. मतलब जैसे हम जब हमने फर्स्ट उसमें किसके बारे में पढ़ा था? लैंड के बारे में पढ़ा था. तो लैंड भी यही है ना, जो हमारी ये धरती है, जो ज़मीन है, उसी के ऊपर तो मिट्टी होती है. तो ये दोनों आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड है, मतलब दोनों बहुत ही संबंधित हैं आपस में. लैंडफॉर्म्स determine the type of soil. Soil is made up of organic metals, minerals, and weathered rocks found on the earth. अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो मिट्टी होती है वो बनी किससे होती है. हमने ये तो देख लिया भाई, जो ज़मीन होती है, ज़मीन के ऊपर जो छोटे छोटे ढेले होते हैं, हाँ, मिट्टी रूपी जो ढेले होते हैं, एक पतली सी पट्टी, और उसमें ढेले ढेले जो होते हैं वो वो हमारी मिट्टी कहलाती है. अब ये मिट्टी बनी किससे होती है? इसमें क्या होते हैं, जो मिट्टी बनी होती है उसमें ऑर्गेनिक मेटल्स भी होते हैं. ऑर्गेनिक मेटल्स मतलब जैविक चीज़ें. हाँ, जो जैसे घास वास वाली जो चीज़ें हो गई, या हमारी वो मेटल्स हो गए. मेटल्स मतलब हमारी जो धातुएं हो गई. क्योंकि जो मिट्टी को हम जब चेक करते हैं ना, जैसे हम तो नहीं चेक वैसे करते, लेकिन जो साइंटिस्ट जब उसको लैब्स में ले जाके चेक करते हैं तो उनमें मिनरल्स भी निकलते हैं. ठीक, मिनरल्स होते हैं. और जो मिट्टी है और किससे बनी होती है? वेदर्ड रॉक से. वेदर्ड रॉक्स क्या होती हैं? जो बड़ी बड़ी पहाड़, मतलब बड़ी बड़ी जो पत्थर्स होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा कोई घटना हुई उसके जरिए वो पत्थर टूट टूट कर मिट्टी में कन्वर्ट हो गए, तो उनसे ये मिट्टी बनी होती है. ठीक है, दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. तो जैसे जैसे मौसम में चेंजेस आते जाते हैं, या मौसम के अकॉर्डिंग ही वो मिट्टी बनती है. ठीक है, मतलब जैसे सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, बाढ़ आ गए, तूफान आ गया, भूकंप आ गए, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके ज़रिए मिट्टी बनती है. और ये मिट्टी बनने में काफ़ी टाइम लगता है, ऐसी नहीं बन जाती. और द मिक्स ऑफ सॉरी
राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल। मतलब आपने जैसे सुना होगा कि भाई ये वाली मिट्टी उपजाऊ है, वो वाली मिट्टी उपजाऊ नहीं है, वो खंडर वाली है, जैसे जिसमें कुछ नहीं उगाते, वो उगता ही नहीं उसमें, जिसमें चीज़ें उगती हैं उसे बोलते हैं ना ये भाई उपजाऊ मिट्टी है, वो फर्टाइल मिट्टी होती है। मतलब किसके जरिए भाई कोई मिट्टी फर्टाइल और होती है और कोई मिट्टी नहीं होती, तो फर्टिलिटी उसकी किस बेसिस पर जांची जाती है, वो देखा जाता है कि भाई उसमें उस मिट्टी में जो हम चीज़ उगा रहे हैं वो कितना अच्छे से उग रही है। तो कितने अच्छे से उगने का मतलब उसमें ज़्यादा पैदावार हो रही है उस मिट्टी में, तो वो फर्टाइल मिट्टी है, मतलब उपजाऊ मिट्टी है। और जिसमें नहीं हो रही तो वो अफर्टाइल होती है। हाँ, तो उसमें क्या होती है, अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के तत्व पाए जाते हैं, जैविक तत्व पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से वो मिट्टी उपजाऊ होती है। अभी जैसा कि आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये मिट्टी का थोड़ा सा वो दे रखा है। सबसे नीचे साइड क्या होते हैं, पेरेंट रॉक्स होते हैं। पेरेंट रॉक वही होते हैं कि भाई पहाड़ नहीं, चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं, चट्टानी होती हैं, उन्हें बोलते हैं पेरेंट्स रॉक। फिर उसके बाद वेदर रॉक्स होती हैं। वेदर रॉक्स मतलब इन पर वेदर का इफेक्ट पड़ता है। वेदर का इफेक्ट मतलब जैसे हम मिट्टी के अंदर जब हम खुदाई उदाई करते हैं तो कई बार देखते हैं ना कि नीचे वो चीज़ें भी हमें मतलब उन पर बारिश का वो हो गया या कोई प्राकृतिक घटना हुई, उसका इफेक्ट टोटली होता है उसमें, तो वेदरेड रॉक्स हो गई। हाँ, और थर्ड नंबर पर सब सॉइल्स विद सैंड्स सिल्ट एंड क्ले, ये वो होती हैं, इसमें कुछ मिट्टी होती है, नमकपन सा होता है। सिल्ट मतलब होता है वो छोटी छोटी चमकदार सी चीज़ें होती हैं, वो होता है, वही मिट्टी का ही पार्ट होती हैं वो। और कच्ची मिट्टी हो गई, गीली मिट्टी, ये सारी जो मिट्टी हैं वो भी, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी नहीं होती, लेकिन होती है, मिट्टी ही होती है। फिर उसके ऊपर वेजिटेशन हो गया, मतलब कुछ भी चीज़ें उगाई जाती हैं वो इसी मिट्टी के ऊपर उगाई जाती हैं। ठीक है, ये मिट्टी का वो। अभी देख लेते हैं कि फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मिट्टी बनती है ना। फिर मिट्टी अगर हम ऐसी नॉर्मली बात करें, अगर यहाँ विदाउट रीड अगर हम वैसी बात करें, तो मिट्टी जैसे हमारे जो मिट्टी बनने में तो भी काफ़ी टाइम लगता है। हाँ, जो ये मिट्टी है वो आती कैसे, देखो एक तो हवाएं मदद करती हैं मिट्टी को, ये इधर से उड़कर उधर से वो हो गया। हाँ, प्राकृतिक घटनाएं बहुत मदद करती हैं मिट्टी बनने में। कैसे, जैसे भाई कोई भूकंप आ गया या भूस्खलन आ गया या बाढ़ आ गई। जैसे भूकंप की बात करें तो भूकंप आ गया और वो जो चट्टानें थी वो टूट टूट कर एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, तो वो क्या, वो मिट्टी बन गई ना, वो मिट्टी बन गई। और अगर हम भूकंप तो हो गया, लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लाइड में भी तो वही होता है ना, वही चीज़, चट्टानें टूट कर गिर जाती हैं। लैंडस्लाइड में तो ज़मीन हिलती है, हिलने से क्या होता है, हिलने से नीचे का जो पहाड़ी एरिया वो हिलता है, तो फिर उससे भी वही लैंडस्लाइड के खतरे होते हैं, लैंडस्लाइड की चीज़ें होती हैं। हाँ, और अगर हम बाढ़ की बात करें, फ्लड जो होती हैं, फ्लड से कैसे मिट्टी बनती है, भाई जो नदियाँ होती हैं हमारी, जो ये रिवर्स होती हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ से बहती हैं अपने साथ मिट्टी भी तो लेकर आती हैं ना, मिट्टी बहा के लाती हैं। फिर जो इनके किनारे होते हैं वहाँ पर वो मिट्टी इकट्ठी होती जाती है, इकट्ठी होती जाए, मतलब फिर वो धीरे धीरे वो पूरी मतलब उस जो हम देखते हैं जो मिट्टी उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हुआ ना, तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ मिट्टी का। अब इसमें से थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, इसमें भी ज़्यादा कुछ वो ही नहीं, उससे रिलेटेड है। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक factors. Other factors are the topography, so role of organic materials and time taken for the compositions of soil formation. All these differ from place to place. मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो सॉइल के फॉर्मेशन में, मिट्टी के बनने में सबसे जो मेन चीज़ होती है, मतलब मिट्टी को बनने में सबसे ज़्यादा जो मदद करता है वो कौन करता है, नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से मिट्टी बनने में सबसे ज़्यादा मदद की जाती है। कैसे, जो पेरेंट रॉक होते हैं, देखो पेरेंट्स का वैसे मतलब क्या होता है, पेरेंट मतलब माता पिता। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब लिख रहा है, पेरेंट्स मतलब वो चट्टानें, वो बड़ी बड़ी चट्टानें, जो बड़ी बड़ी चट्टानें और फिर उनसे छोटे छोटे मिट्टी में कन्वर्ट हो जाना, तो वही हुआ ना भाई, जो बड़ी चीज़ है
वो माता पिता जिन्हें माता पिता हैं वो बड़े होते हैं ना, फिर उनसे छोटा सा बच्चा आता है, फिर छोटा बच्चा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ कि भाई बड़े चट्टानों से छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े बन जाना, मतलब छोटी छोटी चट्टानें, छोटे छोटे पत्थर बन जाना, फिर वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाना, उनका पिस विस कर। तो इसलिए यहाँ पर ये पेरेंट टॉक हो गई। ठीक है, क्लाइमेट फैक्टर्स की बात करें, क्लाइमेट फैक्टर भी वही है कि भाई पानी, वही बारिश, बाढ़, भूकंप, ये बारिश वारिश से संबंधित, ठंड, गर्मी, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर दूसरे फैक्टर्स की बात करें, मतलब अदर चीज़ों की बात करें जो इसमें मिट्टी के फॉर्मेशन में, मतलब मिट्टी बनने में मदद करते हैं, दूसरा ये टोपोग्राफी। तो ये मैं टोपोग्राफी बता रही हूँ। टोपोग्राफी ज़्यादा कुछ नहीं होता। टोपोग्राफी वो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें मतलब वो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, बट थोड़ी उनको ऊंचाइयाँ प्रदान करी हुई है। जैसे अगर हम बात करें पहाड़ों की, पहाड़ हो गए, पहाड़ियाँ हो गई, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हो गई, पठार हो गए हमारे, हाँ, और क्या है, जैसे नदियाँ हैं, ऊंचाइयों वाली जो नदियाँ हैं, हाँ, और जैसे हम वो देखते हैं ना, पठारी एरिया हो गया, अब रेगिस्तानी मतलब मिट्टी के जो छोटे छोटे टीले वीले बन जाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। जब हम उन चीज़ों का जब हम ध्यान से अध्ययन करते हैं कि भाई कितना जंगल है लेकिन ऊंचाई में है, कहाँ पर है, कैसे में है, जब उसका अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, और वही हमारे पहाड़ियों की स्टडी करते हैं, माउंटेन्स की, हिल्स की, हाँ, वैलीज़ की, वो क्या है, वो जब हम उनकी स्टडी करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उस स्टडी को बोलते हैं टोपोग्राफी। हाँ, और उनकी जो ऊंचाई है, सारी चीज़ें, ये जो टोपोग्राफी, ये टोटली मेजरमेंट से संबंधित है। मेजरमेंट मतलब होता है नापने से संबंधित, उनकी ऊंचाई के बेसिस पर उसको नापना, उस स्टडी करना, वो सब कहलाता है टोपोग्राफी। और लेकिन ये ठीक है, टोपोग्राफी जो ये मापा जाता है, ये किसी भी चीज़ की, किसी पहाड़ की मतलब ऊंचाई नाप रहे हैं, वो टोपोग्राफी के अंदर आ गया। लेकिन उसकी ऊंचाई है वो कहाँ से मापी जाएगी, वो जो वाटर है, हमारा जो सी लेवल है, और समुद्र का जो पानी है, उसके लेवल से, वहाँ से नापी जाती है, वहाँ से क्या करी जाती है, वहाँ से उसे मापा जाता है, नापा जाता है, तो वो टोपोग्राफी के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलो और जैसे यही जो सारी चीज़ें हैं, अब ऐसा तो हम देखते नहीं, कहीं पर देखते हैं कि पहाड़ी एरिया है, कहीं पर देखते हैं एकदम प्लेन एरिया है, हाँ, कहीं पर देखते हैं भाई प्लेन और पहाड़ी, मतलब थोड़ा पठारी एरिया है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है ना, तो ज़्यादा एकदम प्लेन में है, तो हर जगह अलग अलग है ना, तो वही टोपोग्राफी के अंदर आता है। और फिर उसके ये टोपोग्राफी है वो हर जगह अलग होती है। बस यही है, देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम्स है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। पहला ये पेरेंट रॉक आपको पता चल गया होगा। डिटरमाइंड कलर्स, टेक्सचर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स कंटेंट, परमेबिलिटी मीन्स क्या, जैसे वही ये होता है ना, कोई बच्चा होता है, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो पेरेंट्स से मैच होती हुई होती है ना, तो वही चीज़ कि कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, पेरेंट्स लॉक, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन में, फिर सॉइल में वो सब चीज़ें देखी जाती है, पेरेंट रॉक्स की क्वालिटीज़ को, किस में क्या, कौन सी क्वालिटी है, किस में कौन सी क्वालिटी नहीं। रिलीफ्स में altitudes and slopes determined accumulations of soil, मीन्स वही ऊंचाइयाँ, फ्लैट एरिया, ये सब ना देखाते हैं, ये भी इसमें आ जाता है सॉइल, क्योंकि देखते हैं ना कहीं पर भाई मिट्टी तो ज़्यादा जगह, हर जगह देखने को हमें मिल जाती है, हर जगह नहीं मिलती, मतलब पहाड़ी एरिया में तो नहीं मिलती जहाँ पे बर्फीला होते हैं, लेकिन बर्फ़ के नीचे अगर हम वैसे खुदाई करें, वैसे देखें, तो हमें मिट्टी तो मतलब देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन वो बर्फ़ की वजह से ढके रहते हैं। तो यहाँ पे यही है, ऊंचाई के एरिया में, पठारी एरिया में, ये सब चीज़ें हो गई, ये भी मिट्टी के अंदर ही आ जाते हैं। फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा फौना, तो फ्लोरा फौना होते हैं जो छोटे छोटे जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधे, ये इतनी सारी वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ है ना, प्लांट्स हैं, या वेराइटीज़ ऑफ
क्रिएचर्स हैं, तो ये सारे फ्लोरा फौनास आते हैं। और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जीव जंतु उत्तक वगैरह जो होते हैं वो भी मिट्टी के बनने में मदद करते हैं। जैसे वो आपने देखा होगा केचुआ, सुना है? मीन्स जब बारिश होती है तो बारिश में आपने देखा होगा केचुआ, तो वो भी मिट्टी, वो एक तरीके का वो हो गया ना, छोटा सा माइक्रो क्रिएचर हो गया, लेकिन वो भी मिट्टी की फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है। क्लाइमेट का जैसा कि हमने देख लिया था, टेम्परेचर, रेनफॉल्स, इन्फ्लुएंस, रेट्स ऑफ द वेदरिंग एंड ह्यूमन्स, वो बारिश होती है। मौसम से संबंधित चीज़ें भी मिट्टी के फॉर्मेशन में काम करते हैं। टाइम सबसे बड़ी बात तो ये, टाइम बहुत लगता है इसमें। डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। मीन्स क्या, अगर हम बात करें कहीं मिट्टी, जैसे हम देखते हैं कहीं कहीं पर मिट्टी देखते हैं वो कम होती है मीन्स अगर जब हम खुदाई करते हैं, देखो ये जब हम खुदाई करते हैं ना, बस कुछ लेवल तक, कुछ फीट बोलो या कुछ इंचेस बोलो, या बस इतनी ही मिट्टी होती है। अगर हम बात करें असली मिट्टी की, तो असली मिट्टी सिर्फ इतनी ही होती है, कुछ फीट्स तक या कुछ वैसे। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें, जैसा कि अभी हमने ऊपर नहीं देखा था, ये वाले फ़ोटो में ये सब चीज़ें आ जाते हैं, सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट्स, क्ले, ये सब आ जाते हैं। ठीक है। वेदरिंग रॉक्स वगैरह आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। ठीक है, बस यही है। और जैसे जैसे टाइम, मतलब जहाँ पे जैसे जैसे टाइम बीतता है तो मिट्टी ज़्यादा इकट्ठी होती जाती है एक जगह। ठीक है। तो वो टाइम लगता है उसमें, तो वो भी मिट्टी से रिलेटेड चीज़। अब है डिग्रेडेशंस ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब किस तरीके से हमें इसको बचाना चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं मिट्टी का, क्या देखते हैं, कितनी मतलब मिट्टी बर्बाद होती रहती है। मिट्टी बर्बाद होती रहती है मतलब कि जैसे बारिश होती है, बारिश में बह गई मिट्टी, बाढ़ आई, बाढ़ में बैठ जाती है मिट्टी। हाँ, भूकंप आ गया, उनमें उनमें मिट्टी ख़त्म होती वो हो जाती है, बहकर क्या, पानी के साथ बहकर मिट्टी, वही जो बारिश होती है, बारिश के पानी के साथ मिलकर बस बहकर वही समुद्र में चले जाते हैं। तो वो बेइज्जती हो रही है ना, वो ख़राब ही हो रही है मिट्टी। तो यही, तो उसको कैसे बचाया जाए, देखो यहाँ पे ये भी लिखा भी हुए हैं चीज़ें, अगर हम इसको यहीं से भी पढ़ दें। सॉइल इरोजन्स एंड डिप्लेटेशंस आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्सेज। जैसे सॉइल इरोजन होता है, वही सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है जब बारिश होती है तो वो ऊपरी मिट्टी बह जाना, उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है। तो ये सारे सॉइल इरोजन है, वो सबसे मेन खतरा है किसका, वही मिट्टी के बर्बाद होने का। बस सारी चीज़ों में ये सॉइल इरोजन ही हो रहा है ना। और कुछ भी चीज़ की बात करें कि भूकंप हो रहा है, या बारिश आ रही है, मतलब बारिश हो रही है, या बाढ़ आ रही है, या मिट्टी बह कर जा रही है, तो सब में मिट्टी बह कर जा रही है। तो इसलिए सॉइल इरोजन मेन पार्ट्स है। ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो जो ये मिट्टी की बर्बादी हो रही है, वो उसमें ह्यूमन और नेचर दोनों क्या करते हैं, दोनों की वजह से होता है। ह्यूमन मतलब नेचर की अगर बात करें तो नेचर का तो वही है कि बारिश का सिस्टम। और अगर हम ह्यूमन की बात करें, हैं ह्यूमन की बात करें, तो इंसान भी तो खुद मिट्टियाँ खोद के वो कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। मिट्टी खोद के घर बनाए जा रहा है, कहीं कुछ बनाया जा रहा है, कहीं कुछ बनाया जा रहा है, तो मिट्टी बर्बादी हो रही है ना वो। तो ये ह्यूमन फैक्टर्स हो गए। और डिग्रेडेशंस आर डिफॉरेस्ट्रेशन, ओवरग्रेजिंग। देखो ये चीज़ें, ये आप वर्डिंग को थोड़ा देख लेना। डिफॉरेस्ट्रेशन, ओवरग्रेजिंग, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainfalls, landslides and floods। मीन्स क्या, देखो डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है, डिफॉरेस्ट्रेशन होता है जब जंगल को बहुत ज़्यादा काट दिया जाता है। अब क्योंकि जंगल की जो ये पेड़ होते हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को बांधे रखती हैं, मिट्टी को जकड़े रखते हैं, उसकी वजह से जो मिट्टी है वो जल्दी से बहकर वेस्ट नहीं होती। तो पेड़ काटते जा रहे हैं, पेड़ है ही नहीं तो मिट्टी को जकड़ने वाला कोई नहीं, तो इसलिए वो भी एक मेन फैक्टर है सॉइल डिग्रेडेशन का, मतलब मिट्टी के बर्बाद होने का।
और ओवर ग्रेजिंग क्या होगा, जब जानवर बहुत ज़्यादा चरने लग जाते हैं एक जगह, मतलब एक छोटा सा एरिया है वहाँ पर, अगर हमने वहाँ पर घास वास लगा रखे, हमने छोटा सा पार्क लगा रखे, अगर 2 बकरियों को ला के छोड़ दिया जाए तो वो खा मतलब चलो एक दिन में नहीं खाएंगे तो 2-3 दिन में एकदम सपाटा कर देंगे, पूरा जो ग्रीनरी है वो ग्रीनरी बन जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्टनेस में, मतलब पूरी ग्रीनरी ख़त्म कर देंगे, वो खा लेंगे। तो ओवर ग्रेजिंग हो गई। भाई जानवरों के लिए चारा ज़रूरी है, उन्हें हमें चराना तो है, फिर उनका भी तो पेट होता है, उन्हें भी तो हमें खाना खिलाना ही होता है, तो खिलाओ, हाँ। लेकिन बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो उसे ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं। तो उससे भी मिट्टी का, क्योंकि जो घास होती है, जो हरी हरी चीज़ें होती हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं उस मिट्टी को पकड़े रखती है ना। तो वही ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मीन्स क्या, जैसे हमारे ये होते हैं, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, वो किसान जो होते हैं वो खेती करते हैं, फिर खेती में क्या करते हैं, पहले के टाइम पर नहीं होता था ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये होते हैं केमिकल होते हैं, जैसे रसायन होते हैं, कीटनाशक और रसायन, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है आज के टाइम पे। तो उससे क्या होता है कि भाई उससे वही मिट्टी ख़राब होती जा रही है ना। मिट्टी की जो वो होते हैं अच्छी, ये फर्टिलाइट की जो चीज़ें थी जो उसे अच्छा बना देती है, वो ख़त्म होती जा रही है, और फर्टिलिटी उसकी ख़त्म होती जा रही है केमिकल्स की वजह से। ठीक है, और ये 2-3 अब इसको बचाने के सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब इसको बचाया कैसे जा सकता है, सॉइल कंजर्वेशन कैसे करें। देखो यहाँ पे 1-2 वर्ड हैं जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। मल्चिंग क्या होता है, द बेयर ग्राउंड्स बिटवीन plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. मीन्स क्या, ऐसी खाली ज़मीन होती है वहाँ पर कुछ भी उगा दो, मीन्स जैसे घास वास होती है या झाड़ियाँ होती हैं, ये क्या करती हैं, ये मिट्टी को मॉइस्चर देते रहते हैं। मीन्स क्या, जैसे बारिश हुई, बारिश में वो मिट्टी क्या करते हैं, जैसे आप देखते भी होंगे जो पेड़ पौधे होते हैं, हाँ, जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी को ज़मीन से खींच लेते हैं ना। जैसे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों के माध्यम से वो जो पानी हमारा कंजर्व हुआ पड़ा है, मतलब मिट्टी के नीचे, उसको मतलब वो करते हैं, उसको खींच लेते हैं, मतलब अपना पोषण करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, वो भी पानी जब वहाँ पर रहता है तो वो बना रहता है, मीन्स मिट्टी को भी उससे थोड़ा नमी मिलती रहती है ना। लेकिन वही पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। तो हो गया। दूसरा है, सेकंड नंबर का अगर बात करें, कंट्रोल बैरियर्स मीन्स क्या, स्टोन, ग्रास, सॉइल्स आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कॉन्ट्रस। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से बैरियर्स बना दो, जैसा कि आप मैं एक फ़ोटो दिखाऊँ यहीं पर इसी में, शायद इसमें नहीं है, होगी शायद, ओके हाँ, देखो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये वॉल्स वगैरह देख रहे हैं, मीन्स चलो ठीक है वहीं पर जाके देख लें। यहाँ पे देखो एक बार रीड कर देते हैं। देखो बैरियर्स बनाना मतलब जैसे होता है कि आपने, चलो क्या, जैसे नदियाँ देखी, नदी शायद ना देखी हो आपने, लेकिन देखी भी होगी। नदी जो होती है, नदी जो होती है, नदी के किनारे आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि ऐसी, मतलब नदी वैसे बह रही होती है लेकिन साइडों में किनारे से हो जाते हैं। लेकिन जब क्या होता है, जो लोग होते हैं वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, लोकल जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई जो पानी है, जब बाढ़ आए तो वो पानी ऊपर ना आ जाए और उनके घरों तक ना पहुँच जाए, तो वो क्या करते हैं, उन साइडों में पत्थरों से लगाकर बैरियर्स बना देते हैं, मतलब पत्थर लगाकर बैरियर्स बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ से जो पानी है वो उनके घरों तक, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, हाँ, उनके घर मतलब बहुत ज़्यादा उफान करके वहाँ उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाता एक तरीके से ही। तो उन्होंने क्या करा, वो जो पत्थर लगाए वहाँ पे, मिट्टी लगाई या कुछ भी लगाया, वो एक बैरियर बना दिया, हाँ। वहाँ पे एक
एक ऐसा बाधक बना दिया कि जो उसको रोक पा रही है। तो इस तरीके के बनाकर हम कि भाई मिट्टी ना बहे, तो ऐसे कर सकते हैं ना। तो ऐसे हमारी मिट्टी मतलब कंजर्व रहेगी। अब ओके, थर्ड वन की अगर बात करें तो रॉक डैम। रॉक डैम मीन्स पत्थरों के डैम बना देना। रॉक्स आर piled up to slow down the flow of water. This prevents release and further soil loss. यही कि अगर हम पत्थरों के डैम्स वगैरह बना, डैम्स क्या होते हैं? डैम्स आप लोगों ने देखे हैं? चलो देखने बता देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने सुना होता है, हमने या टीवी में देखा होता है या कहीं न्यूज़ व्यूज़ में देख लेते हैं, लेकिन लाइव हर कोई नहीं देखता ना, हर कोई मतलब हर किसी ने नहीं देखा होता। तो डैम क्या होते हैं कि जो नदी होते हैं, जो हमारी नदियाँ होती हैं, या हाँ नदियों के ऊपर ही स्पेशल अगर बात करें तो नदियों के ऊपर ही डैम ज़्यादातर बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब नदी पर डैम बना देना मतलब एक इस तरीके से एक बैरियर क्रिएट कर देना, जो वहाँ से जो नदी का फ्लो आ रहा है, पानी का जो फ्लो आ रहा है वाटर का, वो वहाँ पर कंजर्व हो जाए। और फिर उस डैम के माध्यम से मतलब कुछ इस तरीके से रास्ते बना दिए जाएँ उसी डैम से, जो पानी धीरे धीरे करके उससे निकलता जाए। शायद आपने देखा भी होगा कहीं, जैसे लाइव ना देखा हो लेकिन फिल्म्स वगैरह हो गए या हमारे ये न्यूज़ हो गए, तो उनमें आपने देखा ही होगा कभी ना। तो वो डैम तो एक बैरियर बन गया ना उससे। लेकिन ये नदी में ना बनाकर, नदी में भी बना सकते हैं, जो नदी बहा कर ला रही है वो मिट्टी वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, फिर उस मिट्टी का हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। और लेकिन ये जो बैरियर्स हैं ये हम कहीं और पर भी बना सकते हैं जहाँ से मिट्टी बहने की खतरे हों। और आगे टेरेस फार्मिंग क्या होती है? जैसा कि ये देखो आप ग्रीनरी देख रहे हैं यहाँ पर, ये 2.5 जो फिगर दे रखा है उसमें देख रहे हैं टेरेस फार्मिंग होता है इस तरीके से सीढ़ीदार बना देना, मतलब इस तरीके से बना देना कि भाई इससे क्या होगा, मान लो ये स्लेप होता है, एकदम स्लेप होता मतलब ये सीढ़ियों से जो दिख रही हैं वो ना होती, तो क्या होता, बारिश होती, उसमें जो पानी होता वो डायरेक्ट मतलब पानी जो पड़ता, वहाँ की जो मिट्टी होती उस पानी के साथ बहकर सीधा नीचे एकदम और मिट्टी गई। लेकिन इससे क्या होगा कि भाई अगर बारिश होगी, पानी अगर पड़ेगा तो एक सीढ़ी पे गया, फिर वो धीरे से मतलब बहुत स्पीड में ना जाकर एकदम धीरे से जाएगा, उसके साथ थोड़ी बहुत मिट्टी बहकर नीचे जाएगी सेकंड सीढ़ी पर, फिर थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर। जैसे आपने अपनी खुद की सीढ़ियाँ भी देखी होंगी, अगर आपकी सीढ़ियाँ बाहर हैं कोई खुले एरिया में, अगर छत की सीढ़ियाँ जो जा रही हैं, तो आपने देखा होगा जैसे बारिश के टाइम पर तो पानी उनमें से किस तरीके से धीरे धीरे एकदम बहता है उसमें, और हमें फिर कोनों में थोड़ा थोड़ा जो कचरा होता है वो इकट्ठा हमें मिल जाता है, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से इसमें भी हमारी जो मिट्टी है वो बच सकती है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। हाँ, शेल्टर बेल्ट्स भी वही चीज़ें होती हैं, जैसे इन द coastal and dry region in the coastal and dry regions, row of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. मीन्स क्या, जैसे जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं? कोस्टल एरियाज़ वो होते हैं जैसे हमारा समुद्र है ना, समुद्र के किनारे वाले जो जगह होती है उसको कोस्टल एरियाज़ बोलते हैं। जैसे मुंबई हो गई, हाँ मुंबई कोस्टल एरिया में गुजरात ये भी कोस्टल एरिया में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके उधर इसकी अगर वेस्ट की बात करें, गुजरात की, महाराष्ट्र की, केरल, गोवा, इसके वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, वो है ना अरेबियन सी है, हमारा अरब सागर है। तो ये जो सारे हिस्से हैं, ये जो सारे स्टेट हैं, इनका कुछ हिस्सा कोस्टल रीजन में आता है। तो क्या कर देना चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से पेड़ वगैरह लगा देने चाहिए या कुछ इस तरीके की व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे हमें क्या पता चले, हवा का वो पता चलता है, हवा का पता चलता है। और क्यों हवा का पता चलता है? ताकि थोड़ा प्रोटेक्शन हो सके, हवा आई, क्योंकि मिट्टी उड़ती है ना, ताकि उसके थोड़ा पहले से थोड़ा वो कर सके। ये हवा का अगर हमें पता चल गया तो थोड़ा प्रोटेक्शन कर सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब उच्च लेवल पे ना होकर थोड़े कम लेवल पर कर दें, तो वो चीज़। चलो फिर अभी वाटर का
ये देखो अभी ये वीडियो इतना लंबा हो गया, तो ये वाटर का नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर कहाँ ख़त्म होगा, फिर ये थोड़ा सा, हाँ ये वाटर से संबंधित है, और फिर ये नेचुरल वेजिटेशन से ये हम थोड़ा देख लेंगे। तो आई होप इट विल बी क्लियर। ये आपको सबको मतलब जो भी देख रहे हैं उसको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो, आपको अगर थोड़ा बहुत समझ आया हो, आप चीज़ों को रिलेट कर कर समझ पाए हों, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ। अगर अच्छा लगा हो कि हाँ जो भी पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ाने का मतलब जो बता रहे हैं आपको चीज़ें, वो अगर आपको क्लियर हो रही हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, अगर मन चाहे मतलब आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा।